ऐसा धमाका किया है कि पूरे सिस्टम पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एमबीबीएस और पीजी की परीक्षाओं में करोड़ों की डील का मामला सामने आया है। पेपर लीक के आरोप और अब जांच के घेरे में बड़े अधिकारी भी आ चुके हैं। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पेपर लीक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। एक यहां पर बेनाम ईमेल सामने आने के बाद से संस्थान के अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है। इस मेल में एमबीबीएस और पीजी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, पैसे लेकर परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक सेटिंग कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि यह बेनाम मेल 11 मार्च को संस्थान के निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार को मिला था, जिसमें डीन कार्यालय के कर्मी हेमंत पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि मोटी रकम लेकर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र को यानी कि क्वेश्चन पेपर को उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक संबंधित कर्मी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज तत्कालीन डीन ने इस्तीफा तक दे दिया था। वहीं जब यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लग गया तो निदेशक छुट्टी पर चले गए, जिससे संदेह और ज्यादा गहरा गया। प्रभारी निदेशक द्वारा 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इस कमेटी से प्राचार्य को बाहर रखने पर एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। पूरे मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन की आशंका जताई जा रही है। अब देखिए, आपको बता दें कि इस मामले में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस मामले को लेकर आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ ठोस होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। प्रभारी निदेशक ने जांच कमेटी का गठन किया। आईजीआईएमएस में पेपर सेटिंग का यह खेल चल रहा है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी से प्राचार्य को बाहर कर दिया गया और ये जो पेपर सेटिंग का खेल चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन पेपर को पैसे के बदले उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको लेकर के काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए, आईजीआईएमएस में बेनाम मेल के बाद विवाद और ज्यादा गहरा चुका है। निदेशक डॉक्टर बिंदे के बाद प्रभारी निदेशक भी छुट्टी पर चले गए हैं। डॉक्टर ओम कुमार को यह निदेशक का प्रभार मिला था। अब ओम कुमार ने भी डॉक्टर प्रकाश दुबे को प्रभार दे दिया। एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा में पेपर लीक का यह आरोप है। एक बेनाम मेल में पैसे लेकर परीक्षा में सेटिंग का आरोप है। 1 महीने बाद भी आरोपी कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहे। प्रभारी निदेशक ने जांच कमेटी का भी गठन किया है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी में प्राचार्य को ही बाहर रखा है, यानी कि जो 4 मेंबर की जांच कमेटी बनाई गई थी उसमें प्राचार्य को बाहर रखा गया। लाखों की डील और कॉपी मैनेजमेंट का भी आरोप है, यानी कि पैसे दो और क्वेश्चन पेपर लो। इतना ही नहीं, रिजल्ट तक की सेटिंग की खबर सामने आ रही है। संस्थान के मेडिकल शिक्षा तंत्र सवालों के घेरे में है इस वक्त। और आखिर क्यों अस्पताल प्रशासक अचानक से छुट्टी पर चले गए हैं, यह सवाल जो है और ज्यादा शक को गहराता है। पक्ष जानने के लिए निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। जांच कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन जांच पड़ताल में भी कुछ बहुत ज्यादा क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आईजीआईएमएस में पेपर सेटिंग का खेल चल रहा है और पैसे दो और क्वेश्चन पेपर लो, यहां तक कि रिजल्ट की भी सेटिंग कराने की खबर सामने आ रही है। रजनीश, इस मामले में कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है आपको ग्राउंड पे? देखिए, इस पूरे प्रकरण ने सिस्टम पर जो है सवाल खड़ा कर दिया है और पूरे मेडिकल तंत्र पर भी एक तरह से बट्टा लग रहा है। लेकिन जो निदेशक हैं डॉक्टर बिंदे कुमार, सबसे बड़ी बात है कि इनके मेल पर जो है एक बेनाम मेल आया और उसके बाद इन्होंने जो आरोपी है हेमंत कुमार, जो डीन कार्यालय में है, जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है, उस पर मेहरबानी देखिए कि आज तक उससे हटाने तक का काम नहीं किया है और ये खुद छुट्टी पर चले गए। जो प्रभारी डॉक्टर ओम कुमार थे, निदेशक का जिन्हें प्रभार दिया गया था, वो भी छुट्टी पर चले गए। अब तीसरे लोग हैं, उन्हें अब प्रभार दिया गया है। तो ये पूरा जो खेल है सिंडिकेट का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एक साधारण सा क्लर्क जिसका नाम बताया जा रहा है उसका हाथ नहीं हो सकता है। ये एक तरह से कहा जाए सभी की मिली भगत है, क्योंकि एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा में पेपर लीक का ये आरोप लगा है और निश्चित रूप से लाखों और करोड़ों का डील का मामला है। अगर सही से जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया, क्योंकि लाखों की डील और कॉपी मैनेजमेंट का आरोप है। और जो प्रभारी निदेशक हैं जिन्होंने जांच कमेटी का गठन किया है, जो प्राचार्य होते हैं मेडिकल कॉलेज के, खासकर जो आईजीएमएस के जो प्राचार्य हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया है, डॉक्टर रंजीत गुहा को। और उन्होंने भी सवाल उठाया है कि जब प्राचार्य को ऑटोनॉमस बॉडी है और यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है या फिर
किसी प्रकार के जो कॉलेज की गतिविधि है उससे हमें बाहर क्यों रखा गया है। प्राचार्य ने कई कागजात भी दिए हैं जिसमें कई खुलासे हुए हैं कि आखिर जो आईजीएमएस का रूल है या जो बिहार सरकार का जो रूल है उसको वायलेंस करते हुए निदेशक डॉक्टर विंदे कुमार ने प्राचार्य को महज 8 विभाग का प्राचार्य बनाकर छोड़ दिया है, जबकि नियमतः जो एक तरह से आईजीएमएस का रूल है उसके तहत 2008 में ये रूल हुआ था कि आईजीएमएस के प्राचार्य जो हैं वो डायरेक्टर प्रिंसिपल रहेंगे वो, लेकिन उनको इससे साइड करके और उसके बाद ये पूरा खेल रचा जा रहा है। अगर सही से जांच हो तो सैकड़ों छात्र सामने आएंगे जो कई साल से एमबीबीएस या पीजी के नाम पर लाखों रुपए देकर पास करते रहे हैं और इसके साथ साथ जो है ये खेल चलता रहा है। इसमें बिहार सरकार को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि आईजीएमएस के जो निदेशक हैं डॉक्टर विंदे कुमार, ये पहले भी सवालों घेरे में रहे हैं। इनके बेटे पर एम्स में फर्जी ओबीसी डिग्री पर बहाली का आरोप है और उसके बाद भी जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी ये आईजीएमएस के निदेशक के रूप में कार्यरत है। इसके साथ साथ ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी एक तरह से प्रभार में है। तो कुल मिलाकर कई सवाल है कि आखिर निदेशक डॉक्टर विंदे कुमार पर राज्य सरकार क्यों मेहरबान है। इतनी बड़ी घटना हो रही है और एमबीबीएस पीजी जैसे कोर्सेज जिसमें एक तरह से कहा जाए कि मेडिकल के चुनिंदे छात्र का दाखिला होता है और वो जब पैसे देकर सेटिंग करके पास करेंगे तो निश्चित रूप से मेडिकल सिस्टम पर सवाल उठेगा और इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अधिकारियों पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जी यानी कि परीक्षाएं जो हैं और जो प्रक्रिया होती है रजनीश, वो निष्पक्ष नहीं रही है, तभी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेवार कमेटी के सदस्य जो हैं वो छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं, और यही संदेह और ज्यादा गहरा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आखिर निदेशक जो हैं ऐसी परिस्थिति में वो खुद मौजूद रहते, अगर वो इसमें नहीं है या उनकी मिलीभगत नहीं है तो उन्हें अभी सामने रहकर जो आरोपी क्लर्क है उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, उसे हटाने का काम करते अभी। लेकिन उसके बाद वो खुद छुट्टी पर चले गए। जो प्रभारी निदेशक हैं डॉक्टर ओम कुमार वो छुट्टी पर चले गए। खुद शक पैदा किया जा रहा है कि आखिर ये छोटा खेल नहीं है, एक सिंडिकेट काम कर रहा है, बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो लाखों की करोड़ों की डील करने के बाद एमबीबीएस और पीजी की डिग्री देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मेडिकल सिस्टम पर बाट लगा रहा है। लक्ष्मी ठीक है रजनीश, ये मामला बहुत गंभीर है, नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भासा ने निजी प्रैक्टिस पर रोक के फैसले का विरोध जताया है। निजी प्रैक्टिस रोक पर भासा ने विरोध जताया, इस फैसले को खेदजनक बताया है। निजी प्रैक्टिस पर रोक अनुचित है। समिति से भासा को बाहर रखा गया, दूसरी कमेटी में भी स्थान नहीं मिला। अंतिम अनुशंसा पर संदेह जताया गया है। एक सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है, भासा का कहना है। सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अब देखिए भासा का यह कहना है कि केवल एलोपैथ पर ही ये प्रतिबंध लगा है। फैसले को एक तरफा बताया है। संकल्प पत्र स्थगित करने की मांग की है। नई कमेटी गठन की भी मांग है और मांग नहीं अगर मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। देखिए पटना से एक बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नियम जो है सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर के नियम है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी पर रोक है। बिहार गजट में नियमावली प्रकाशित की गई है। कोर्ट पर भी टिप्पणी पर रोक। नियम का उल्लंघन अगर किया गया तो कार्रवाई तय है। बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन लागू किया गया है, जहां पर बिना अनुमति के सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर सरकार की नीतियों पर राय, जो निजी राय होगी उनकी, वो नहीं रख पाएंगे। सरकारी सेवक अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। कोई कर्मी ऐसा अगर करता है तो कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। सांकेतिक विरोध के लिए डीपी, प्रोफाइल फोटो भी नहीं लगा सकेंगे और किसी संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतीक भी नहीं लगाएंगे। और देखिए प्राधिकृत किए जाने के बाद ही व्यक्त कर सकेंगे अपनी राय। पटना से अब एक बड़ी खबर मिल रही है। जमीन को लेकर अब नहीं होगा विवाद। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारी की है। बिहार में अपडेट होगा जमीन का रिकॉर्ड। जी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई तकनीक का उपयोग करेगी सरकार। एआई के सहारे जमीन का मामला जो है वो सुलझाया जाएगा। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है इस मामले में।
यानी कि अब से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारी कर ली है, जिससे कि अब भूमि विवाद जो है नहीं होगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। बिहार में जमीन का रिकॉर्ड अपडेट कराया जाएगा, एआई का इस्तेमाल होगा, एआई से मदद लिया जाएगा और एआई के सहारे ही जमीन का जो मैटर है वो सुलझाया जाएगा। और एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस पूरे प्रोसेस को देखेगा। अब रुख करते हैं सियासत की खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात हुई है दिल्ली में बीती रात। ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। अमित शाह से नितिन नवीन की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। 1 घंटे तक काफी अहम बातचीत हुई है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि बिहार के मौजूदा राजनीति पर ही चर्चा हुई है। इस वक्त बिहार में जो स्थिति है, नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और कई नामों को लेकर बताया जा रहा, चर्चा हो रही है, रायशुमारी ली जा रही है। पिछले 2 दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं से संपर्क में हैं। सबसे रायशुमारी की जा रही है। विनोद तावड़े ने शुक्रवार को दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात की थी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई प्रमुख नेताओं से राय भी ली गई। और देखिए, खबर ये मिल रही है कि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक की खबर मिल रही है। पहले ये खबर थी कि 13 तारीख को आखिरी बैठक होगी, हालांकि अब 14 तारीख की बात सामने आ रही है और 14 को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार लोक भवन जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो मुख्यमंत्री के अलावा कई और भी चेहरे उस दिन शपथ ले सकते हैं, यानी कि तैयारियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। हालांकि नाम को लेकर के अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है। तारीख भी सामने आ गई है कि 15 अप्रैल को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और उसी दिन हो सकता है आखिरी कैबिनेट की बैठक भी वो करें। लेकिन चेहरा कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। बीजेपी अभी तस्वीर साफ नहीं कर रही है, किसी का भी नाम सामने नहीं आ रहा है। संभावित चेहरे जरूर हैं जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखिए शपथ ग्रहण की तैयारियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं और एक एक करके लोग नामों की चर्चा भी कर रहे हैं। तारीख सामने आ गई है 15 अप्रैल, जिस दिन शपथ ग्रहण होगा। लोक भवन में शपथ ग्रहण होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां जो हैं बिल्कुल की जा चुकी हैं, हो रही हैं। नए सीएम शपथ लेने वाले हैं 15 तारीख को ही। 14 अप्रैल को बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं कैबिनेट की आखिरी। देखिए, नीतीश कुमार अब जो नए सीएम शपथ लेंगे उनके साथ कई और लोग भी शपथ ले सकते हैं उसी दिन। और बता दें आपको, नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग का भी लोगों को इंतजार है कि उस आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ होगा उस बैठक में। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और इसके बाद फिर वो केंद्र की राजनीति की तरफ सक्रिय तौर पर रुख कर जाएंगे और बिहार को फिर नए सीएम का इंतजार होगा। लेकिन एक ही दिन का फर्क होगा और अगले दिन ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। देखिए, नई सरकार की तरफ बढ़ता बिहार। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 30 मार्च को एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर 10 अप्रैल को राज्यसभा में उन्होंने शपथ ली। तो देखिए, ये क्या किस तरीके से ये पूरा जो टाइम लाइन रहा है वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। दरअसल 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और फिर 30 मार्च को एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद भी वो मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं अगले 6 महीने तक और ऐसे में 10 अप्रैल को राज्यसभा में उन्होंने शपथ ली। इस बीच नीतीश कुमार अब सीएम पद छोड़ देंगे, क्योंकि अब उन्होंने राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। तो देखिए, इस्तीफे से पहले
अब कल हमने एक तस्वीर देखी थी, सीएम का सामान जो है वो शिफ्ट हो रहा था। 14 अप्रैल को सीएम पद छोड़ देंगे नीतीश कुमार, हमारे सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। 15 अप्रैल को बिहार में उसके बाद नए सीएम जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा कि नीतीश कुमार के बाद जो भी सीएम बनेंगे वो नीतीश कुमार की नीति, या फिर जो भी सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की नीति, उनके काम, उनके विचार को आगे बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन बिहार की अगली सरकार को मिलता रहेगा और वो बिहार में हो रहे सारे काम को देखते भी रहेंगे। और जहां तक बिहार की बात है, मैं फिर एक बार ये चीज स्पष्ट कर देता हूं, 25 से 30 का जो मैंडेट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने गए थे। सबका सहयोग था, पांचों एनडीए दल का, प्रधानमंत्री जी का लगातार दौरा रहा, चुनाव से पहले हर एक महीना आते थे। और ये जो सरकार अभी बनेगी, वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, इस सरकार को नीतीश जी का मार्गदर्शन, सहयोग हमेशा मिलता रहेगा कि कैसे चीज़ों को करना है जहां भी सरकार को ज़रूरत होगी। इसलिए ये नहीं है कि वो अगर नहीं है मुख्यमंत्री तो उनका जो काम है वो पूरा बिहार में रहकर चीज़ों को देखेंगे, और जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसी समय सिर्फ वो दिल्ली जाएंगे। तो उनका लगाव तो बिहार से है, तो समय देंगे इसमें, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए, खबर मिल रही है गया जी से, जहां गया रेलवे स्टेशन पर फर्जी आईबी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से पकड़ा गया है। आरोपी खुद को आईबी का जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताकर रेलवे परिसर में अनधिकृत रूप से घूम रहा था और लोगों को भ्रमित कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर एक व्यक्ति की गतिविधियां पुलिस टीम को संदिग्ध लगी, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। देखिए, यहां पर एक फर्जी आईबी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से पकड़ा गया है। बता दें आपको, आईबी का जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताकर रेलवे परिसर में वो अनधिकृत रूप से घूम रहा था। जैसे ही पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, पूछताछ की गई तो इस फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। देखिए, भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पेट और सीने में गोली मारी गई है। गंगा नदी के किनारे शव मिला है। हत्या के कारणों की हालांकि जानकारी नहीं है। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के पश्चिमी भिट्टा की ये घटना बताई जा रही है। गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या, भागलपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के पेट और सीने में गोली दागी गई है। गंगा नदी के किनारे शव मिला है। हालांकि हत्या क्यों की गई है, इसके पीछे क्या कारण है, कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के पश्चिमी भिट्टा की घटना। चलिए बात करते हैं पूर्णिया की, जहां पर कस्बा थाना क्षेत्र के गुरही पंचायत में प्रेमी और प्रेमिका को खंभे से बांध करके पीटा गया है और इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुखिया पति गुलाम सरवर को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस के अनुसार 3 दिन पहले वार्ड सदस्य अहमद पर प्रेमी और प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा था। हालांकि इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पीड़ित युवक सादिक ने वार्ड सदस्य, मुखिया पति और सरपंच प्रतिनिधि पर धमकी और मारपीट का आरोप लगाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नहीं, मामला कुछ नहीं, एफआईआर हुआ था जो हमको पता है। इसके दिन से पुलिस दौड़ रही थी और दूसरे वार्ड में गाली गलौज कर रहा था, मुखिया का ये कर देंगे वो कर देंगे। आप पर एफआईआर हुआ है? हाँ, एफआईआर हुआ है। तो हम खुद आके यहाँ जमा हुए हैं, हमको लाया नहीं गया। अच्छा, हम खुद यहाँ आए, जबकि मैं और लड़की के एफआईआर के लिए, क्योंकि 3 दिन से वो लड़की जिसके साथ घटना हुआ है वो दर दर भटक रही है। उसका कोई सुनने वाला नहीं, उसका एफआईआर नहीं हो रहा है। बक्सर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने दुल्हन समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। ये गिरोह नकली शादी करा करके दरअसल पैसे और जेवर ठगने का संगठित खेल
ये लोग चला रहे थे। बक्सर एसपी ने यह बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दुल्हन, उनके परिजन और नकली पुलिसकर्मी भी शामिल थे और ये सभी मिलकर पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया करते थे। जांच में यह पता चला है कि जिस महिला को दुल्हन के रूप में सामने लाया गया था वो पहले से ही 2 बच्चों की मां है। से जितने भी लोग हैं, जो 8 लोग बताए जा रहे हैं, वो कुछ जो हैं यूपी के रहने वाले हैं और कुछ जो हैं बक्सर के ही विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसमें हम लोगों को 38,500 जो है कैश वो रिकवर हुआ है। एक ऑटो जिसका इस्तेमाल करते थे वो भी रिकवर हुआ है। कान की बाली सोने की जो है वो रिकवर हुई है और पैरों में पहनने वाली जो पायल है वो और मोबाइल जो है। बक्सर पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। लुटेरी दुल्हन के साथ कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बताया जाता है कि यह लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी का झांसा देती है और शादी करने के बाद यह जो पूरा गिरोह है उनके घर पहुंचता है और गहनों की लूटपाट करता है और धमकी देता है जेल भेजवाने का। इस पूरे मामले में बक्सर एसपी ने अनुसंधान करते हुए लुटेरी दुल्हन के साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। औरंगाबाद में गेहूं की फसल में अचानक से आग लगने की खबर मिली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक कोई कुछ कर पाता सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये घटना दाऊद नगर के वार्ड संख्या 17 की है। इस घटना में उसकी सारी फसल जल गई। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, आग लगी कैसे, लेकिन पीड़ित किसान ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया है और इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर गेहूं की फसल में आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश गांव वालों ने की है लेकिन आग नहीं बुझा पाए ये लोग। कटनी में पटना और पुणे एक्सप्रेस में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरपीएफ को ट्रेन में 167 बच्चे मिले। दरअसल देखिए, पटना पुणे एक्सप्रेस में बड़ी कार्रवाई की है आरपीएफ ने। ट्रेन में 167 बच्चे मिले हैं। बिहार से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे ये बच्चे। अररिया से इन बच्चों को ले जाया जा रहा था। बच्चों को मदरसे में ले जाए जाने की जानकारी मिली है। बच्चों के साथ कुछ लोग मौजूद थे। लोगों से पूछताछ की गई है। महिला बाल विकास विभाग की निगरानी में है अब सभी बच्चे। 167 बच्चों को बताया जा रहा है महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी थी और अररिया से ये बच्चे महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे। बच्चों को बताया जा रहा है कि मदरसा ले जाया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि इनको रेस्क्यू किया गया है। कटनी को ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सूचना दी थी कि लगभग ये अररिया बिहार से लगभग करीब 100, ये सूचना तो हमको 100 की आई थी, कोई बच्चे 167 है, इनको दानदेर ले जाया जा रहा है। तो अभी हमने ये रेस्क्यू किया है। आरपीएफ टीम, जीआरपी, बाल कल्याण समिति की टीम थी और मैं डीसीपीयू कटनी से हूँ। तो हम सभी ने मिलकर इन बच्चों को भी रेस्क्यू किया है। प्राइम ऑफिस ही जो तथ्य सामने आए हैं कि कुछ इनके साथ जो एडल्ट लोग हैं वो इनको किसी मदरसे में पढ़ाई के लिए ले जा रहे हैं। अब ये जांच का विषय है, आगे सीडब्ल्यूसी अपने तरफ से जांच करेगी। और इसी के साथ इस